नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध दलित कवित्री रजनी तिलक की कविता औरत औरत में अंतर है की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करें। रजनी तिलक का जन्म 27 मई 1958 को दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 30 मार्च 2018 में हुई। इनका जन्म एक दलित जाटव परिवार में हुआ था। पिता दर्जी का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बचपन से उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा था, जिसका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ा था। किसी प्रकार उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आईटीआई में व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रवेश पा जाती हैं। उनकी सामाजिक सक्रियता की शुरुआत यहीं से होती है, जब वे लैंगिक भेदभाव के प्रश्न पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। बाद में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक बड़े आंदोलन का भी आयोजन किया। आगे वह दलित आंदोलन से संबद्ध हुई एवं स्वयं समुदाय के अंदर की पितृसत्तात्मकता को चुनौती दी। भारतीय दलित पैंथर्स, फेडरेशन फॉर दलित फ्रीडम, वर्ल्ड डिग्निटी फोरम, दलित लेखक संघ, दलित महिला आंदोलन, सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव दलित मीडिया जैसे कई संगठनों से उनका जुड़ाव रहा। उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर दलित और स्त्री के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। उनकी पहचान एक प्रतिबद्ध कवित्री और लेखिका की भी रही है। उन्होंने भारत की पहली शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले की जीवनी लिखी और सावित्रीबाई फूले रचना समग्र का संपादन किया। अपनी जमी अपना आसमान उनकी आत्मकथा है जो बहुत चर्चित हुई। उन्होंने कवित्री के रूप में भी सबल संवाद किया है, जहां उनके पदचाप और हवा से बेचैन युवतियां के रूप में 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। उनकी कहानी संग्रह का नाम बेस्ट ऑफ करवा चौथ है। 3 खंडों में प्रकाशित समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन, डॉक्टर अंबेडकर और स्त्री चिंतन के दस्तावेज और दलित स्त्री विमर्श एवं पत्रकारिता उनके संकलन संपादन में प्रकाशित आलोचनात्मक कृतियां हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग और दलित विमेन स्पीक आउट कॉन्फ्रेंस द्वारा भी सम्मानित किया गया है। 30 मार्च 2018 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। अगर हम उनके जीवन की उपलब्धियों को देखें तो रजनी तिलक दलित नारीवादी आंदोलन की एक सशक्त आवाज थी। वह लेखक, कवि होने के साथ साथ एक कर्मठ संगठनकर्ता भी थी। उन्होंने तमाम तरह के धार्मिक और पितृसत्तात्मक आडंबर से न सिर्फ खुद को दूर रखा, बल्कि अपने तमाम साथियों को भी तार्किक जीवन जीने और पितृसत्ता जाति की जकड़नों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए लगातार प्रेरित किया। रजनी तिलक अपने अथक प्रयास से दलित आंदोलनों में आजीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। रजनी की खासियत यह थी कि वे किसी दूसरे के द्वारा आयोजित किए गए आंदोलनों में भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती थी। रजनी तिलक जी का जीवन बहुत बड़ा नहीं रहा, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रही, लेकिन इससे महिला आंदोलन जो था अंबेडकरवादी, उसको गहरा धक्का लगा। आज के कठिन दौर में जब सांप्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध सीधे खड़े होने की बात आती है तो रजनी तिलक का नाम हमेशा याद आता है और हर प्लेटफॉर्म पर वे संघर्ष करने को तैयार रहती थी। रजनी तिलक की अगर कविता की भाषा को देखें तो वो खासियत उनकी है कि वे बेहद संजीदा मुद्दों को भी बड़ी सरलता और सहजता के साथ अभिव्यक्त करती हैं। उनकी काव्य भाषा किसी भी प्रकार की बुनावट और बनावट से परे सीधी, सपाट और अनघड़ भाषा है। या कहें कि उनकी कविता किसी सधी गढ़ी प्रतीकात्मक शिल्पगत शैली भाषा की मोहताज बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी इनकी कविताओं में काव्य तत्व भरपूर है और ये काव्यात्मकता की हर कसौटी पर निर्विवाद खरी उतरती हैं। आइए हम उनकी कविताओं की जो कुछ विशिष्टता है उनकी अन्य कविताओं के माध्यम से समझ लें और तब उनकी इस निर्धारित कविता की ओर बढ़ें। पहली बात है कि उनकी कविता में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री का प्रतिरोधी स्वर उभर कर आता है। उनकी एक कविता है जिसमें वे कहती हैं,
तू पढ़ महाभारत न बन कुंती, तू पढ़ रामायण न बन सीता न कैकेयी, पढ़ मनुस्मृति उलट महाभारत पलट रामायण, पढ़ कानून मिटा तिमिर लगा ललकार, पढ़ समाज शास्त्र बन सावित्री लहरा शिक्षा का परचम। ये सावित्रीबाई फूले की बात करती हैं। तो शिक्षित होना स्त्रियों का बहुत जरूरी है, इसलिए वो जो पारंपरिक शिक्षा है उससे बाहर निकलकर आधुनिक शिक्षा से स्त्रियों को जोड़ने की बात कहती हैं। उनकी कविता की अगली विशेषता है कि वो स्त्री शक्ति का आवाहन करती हैं, जैसे कि इसके पहले की कविता में की है। एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, प्रधानमंत्री बनो मत भुलाना उन दलित की बेटियों को जो करोड़ करोड़ हैं, वे दूर गांवों में, फैक्ट्रियों में, विश्वविद्यालयों, दफ्तरों, अस्पतालों में श्रम के पसीने से लथपथ हैं, सड़क बुहारती हैं, बिन बिजली बिन पानी, रात के अंधेरे में कच्ची कॉलोनियों, मलिन बस्तियों की झुग्गियों में अपने जने बच्चों को पुलिस की ठोकरों से बचाती, हड्डियों के ढांचे पे अपने जिस्म को ढोती, सत्ता ही नहीं तुम इतिहास बदल सकती हो। तो स्त्री की शक्ति का आवाहन और उसकी शक्ति की पहचान कराने का काम इनकी कविता करती है। रजनी तिलक का स्वर बहुत विद्रोही रहा है। वे मानवीय मूल्यों के साथ जीवन के हर संघर्ष को किसी चुनौती की तरह स्वीकारती थी और उसकी प्राप्ति के लिए लगातार लड़ने की बात कहती थी। इसलिए शायद वे लड़ाकी जैसे उपनाम से भी सुशोभित रहीं। जैसा कि वो कहती हैं, उनकी एक कविता ही है, हाँ मैं लड़ाकी हूं, शीर्षक कविता में दिखता है। कवित्री का यह स्वीकार उनकी कविता में बेहद सहज भाव के साथ सकारात्मक रूप में आता है। स्वयं रजनी कहती थी कि उन्हें लड़ाकी कहलाना पसंद था। दरअसल पितृसत्तात्मक समाज में शब्दों के अर्थ और मायने कितनी शीघ्रता से बदलते हैं, इसे यहाँ लड़ाकी शब्द के माध्यम से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। लड़ाकी शब्द जब किसी स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है तो वह बेहद नकारात्मक भाव के साथ आता है, किंतु यही शब्द जब पुरुष के साथ जुड़ जाता है तो लड़ाका यानी वीर, साहसी, बलशाली हो जाता है, जिसमें पुरुष आत्मगौरव का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यवस्था में शब्दों के अर्थ भी लिंग के आधार पर तय किए जाते हों, वह समाज किसी स्त्री का मुखर होकर अपने हितों के लिए संघर्ष करना भला कैसे गंवारा कर सकता है। तो इनकी कविताओं में हम वह विद्रोही तेवर देखते हैं जैसे मीरा में है। मीरा को भी अपनी बदनामी से डर नहीं लगता। अगली विशेषता उनकी कविता की है कि उन्होंने स्त्री की इच्छाओं और उसकी समस्याओं को जो समाज अनदेखी करता है उसको भी कविता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उनकी एक कविता है प्यार, जिसका एक अंश है, विवाह की कल्पना थी मृदुल शांत प्यार की छत, एहसासों की दीवारें, परंतु वह निकली एक रसोई और बिस्तर और आकाओं का हुक्म। उसी तरह उनकी एक कविता है जिसमें वो स्त्रियों की मुक्ति की बात, मुक्ति का प्रश्न उठाती हैं। तुम्हारे कानों को सुनाने के लिए बजा रही हूं ढोल, सुनो कुछ तो सुनो। मैं कह रही हूं सालों से मैं जहां रहती हूं वहां शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं, बुझे हुए माहौल में चुराई छिपाई बिजली की नंगे तार हैं। तुम्हारा बहनापा किस काम का जिसमें मेरा दुख शामिल नहीं, तुम्हारी स्त्री मुक्ति की लड़ाई किस काम की जिसमें मेरी लड़ाई शामिल नहीं। तो यहाँ पर स्त्री मुक्ति की, स्त्री विमर्श के उस में भी जो वर्ग भेद है उसे लेखिका ने दिखाने की चेष्टा की है, अर्थात दलित स्त्रियों को तथाकथित फेमिनिस्ट किस तरह से उपेक्षित करते हैं उसकी बात रजनी तिलक बहुत सफाई के साथ उठाती हैं। उनकी कविता में स्त्री, दलित स्त्री की अवस्था और भी है और गैर दलित से उसकी अवस्था कितनी बदतर है वो उठाती हैं। औरत नहीं है, सभी औरत एक जैसी नहीं होती हैं। इस पे जिस कविता की व्याख्या मैं आगे करूंगी, वे कहती हैं सब औरतें सर्वहारा हैं संस्कृति में, एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण, दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने पर, एक तड़पती है सम्मान के लिए, दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से। उनकी कविता की अगली विशिष्टता है कि उसमें कहीं कहीं वामपंथी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है। शोषण के अधिकारी ये पूंजीवादी, इंसानियत के गद्दार हैवान के साथी, तुम्हें न देते दो जून भर पेट रोटी, दलित तुम ही हो इस देश के कृषक सर्वहारा। तो किसानों को, मजदूरों को भी अपनी कविता में स्थान दिया है रजनी तिलक ने। दलित पुरुष
दमित हैं, प्रताड़ित हैं, ये बात तो आती ही है। लेकिन दलित पुरुष भी एक जगह जाकर अपनी स्त्रियों को प्रताड़ित करने लगते हैं। तो दलित पुरुषों की जो पुरुषवादी मानसिकता है उसको भी चुनौती देती हुई रजनी तिलक लिखती हैं और एक तरह से दलित रचनाकारों के सामने प्रश्न खड़ा करती हैं। दलित रचनाकारों, तुम्हारी ओछी नजर में स्त्री का सुंदर होना उसका मेरिट, सुंदर न होना उसका डीमेरिट, सवर्णों की नजर में केवल वही है मेरिट वाले, तुम हो डीमेरिट। मेरिट का पहाड़ा जैसा उनका वैसा तुम्हारा, फिर तुम्हारा विचार नया क्या, क्या वादा तुम्हारा। तो सीधे सीधे दलित लेखकों के समक्ष, दलित अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों के समक्ष वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि तुम्हारे भीतर जो भेदभाव की दृष्टि है वो कैसे दूर होगी। आइए हम उनकी प्रसिद्ध कविता औरत औरत में अंतर है की व्याख्या पढ़ें। व्याख्या से पूर्व एक बार कविता की आवृत्ति कर लें। औरत औरत होती है, उसका न कोई धर्म न कोई जात, वह सुबह से शाम खटती है, घर में मर्द से पिटती है, सड़क पर सोहदों से छिड़ती है। औरत एक बिरादरी है, वह स्वयं सर्वहारा है, स्त्री वर्ग लिंग के कारण दबाई व सताई जाती है, एक सी प्रसव पीड़ा झेलती है, उनके हृदय में एक सा वात्सल्य ममता स्रोत फूटते हैं। औरत तो औरत है, सबके सुख दुख एक हैं, औरत औरत होने में जुदा जुदा फर्क नहीं क्या, एक भंगी की दूसरी बामनी, एक डोम तो दूसरी ठकुरानी, दोनों सुबह से शाम खटती हैं, बेशक एक दिन भर खेत में, दूसरी घर की चार दीवारी में, शाम को एक सोती है बिस्तर पर तो दूसरी कांटों पर, छेड़ी जाती है दोनों ही बेशक, एक कार में, सिनेमा हॉल में और सड़कों पर, दूसरी खेतों मोहल्लों खदानों में। सब औरतें सर्वहारा हैं संस्कृति में, एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण, दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने पर, एक तड़पती है सम्मान के लिए, दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से, प्रसव पीड़ा झेलते फिर भी एक सी, जन्मती है एक नाले के किनारे, दूसरी अस्पताल में, एक पायलट है तो दूसरी शिक्षा से वंचित है, एक सत्ताहीन है दूसरी निर्वस्त्र घुमाई जाती है। कविता का अगला हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, औरत नहीं मात्र एक जज्बात, हर समाज का हिस्सा है, बटी वह भी जातियों में, धर्म की अनुयायी है, औरत औरत में भी अंतर है। यही शीर्षक भी है कविता का, जिसमें कवित्री कहना चाह रही हैं कि स्त्री जो है वह एक नहीं है। दलित स्त्रियां सवर्ण स्त्रियों से या गैर दलित स्त्रियों से ज्यादा पीड़ित हैं, ज्यादा प्रताड़ित हैं, या हम कह सकते हैं कि उनको दोहरा अभिशाप मिला है, एक दलित होने का, दूसरा स्त्री होने का। जैसा कि कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा का नाम ही है दोहरा अभिशाप, जिसमें कवित्री ने उन्होंने आत्मकथा में अपनी पीड़ा लिखी है। इस तरह दलित स्त्री लेखिकाओं ने ये प्रश्न बार बार खड़ा किया है कि जो दलित लेखक अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं वो स्त्रियों को भी प्रताड़ित करते रहते हैं, यानी वहां जाकर वो अधिकार की बात नहीं करते। तो इस कविता में दो चीजें स्पष्ट हैं कि कवित्री ने दो वर्ग की औरतों के बीच एक भेद किया है। पहले वो एक सामान्य बात करती हैं कि स्त्री की पीड़ा निसंदेह सच है, या प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति से हो, लेकिन अगर वह दलित है तो उसकी प्रताड़ना और अधिक हो जाती है। वो कहती है औरत औरत होती है, उसका न कोई धर्म न कोई जात होती है। ये जो पहली लाइन है, ये पहली 3 पंक्तियों में हमारी पारंपरिक दृष्टि को रखा गया है कि स्त्री की न कोई जात होती है न कोई धर्म होता है। वो जब पिता के घर होती है तो पिता की जाति और धर्म की होती है, जब पति के घर जाती है तो उसकी जाति और धर्म का वहन करती है, मानो उसका कोई अपना अस्तित्व ही न हो। तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह वो लगाती हैं कि स्त्री की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और अपनी अस्मिता को इस समाज ने माना ही नहीं है। लेकिन स्त्री जो पूरे इस समाज को अपने कंधों पर लादे चली जा रही है, उसको खुली आंखों से देखने पर भी उसका महत्व स्वीकार नहीं किया जाता। वे कहती हैं वह सुबह से शाम खटती है,
सुबह से शाम खटने के बाद भी रात को घर में उसकी अंतिम परिणति होती है ये कि पुरुष बाहर से आता है, भले वह दलित हो, प्रताड़ित हो, लेकिन घर में आकर वह अपनी पत्नी को पीटता है, अपनी बीवी को पीटता है। सड़क पर शोहदों से छिड़ती है। यह पुरुष सड़क पर भी है, जो वो कहीं जाती है तो उसको उनसे भी उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। तो जहां जाती है वो न सिर्फ बाहर बल्कि घर में भी उसके ऊपर हिंसा की जाती है। घरेलू हिंसा की बातें हम बहुत साफ तौर पे जानते हैं कि इसका रिकॉर्ड कितना खराब है हमारे देश में। औरत एक बिरादरी है, ये स्त्रीवादी लेखिकाओं का नारा है जो ये कहती हैं कि सारी औरतें एक हैं और सारी औरतों की समस्याएं एक हैं। तो लेखिका पहले तो उसके साथ सहमति बताती है, कहती है औरत एक बिरादरी है, वह स्वयं सर्वहारा है। तो जो मजदूर को जिस प्रकार वामपंथ सर्वहारा कहता है, वो स्त्रियों के लिए कहती है कि स्त्रियों का पास भी कुछ नहीं है, उसके पास न जमीन होती है न जायदाद होता है, यहाँ तक कि उसका सरनेम भी उसका नहीं होता है और वह अपने पिता या पति के द्वारा पहचानी जाती है। स्त्री वर्ग लिंग के कारण दबाई या सताई जाती है। तो अपने लिंग के कारण और कभी कभी अपने वर्ग के कारण लगातार उसका दमन होता है, उसे सताया जाता है। आप रजनी तिलक की कविताओं में साफ साफ देखेंगे कि कैसे वो सीधी सपाट भाषा में बात करती हैं। एक सी प्रसव पीड़ा झेलती है। स्त्री का मां होना एक प्राकृतिक वरदान है उसके लिए, जो हमारे समाज ने जिसको एक अभिशाप के रूप में परिवर्तित कर दिया है उसे गुलाम बनाने के लिए। कहती है कि स्त्री जो है वो प्रसव की पीड़ा झेलती है और उसके भीतर ममता और वात्सल्य, चाहे वो दलित स्त्री हो चाहे वो गैर दलित हो, सबके हृदय में फूटता है। औरत तो औरत है, सबके सुख दुख एक है। कि हाँ, लगता तो यही है कि शारीरिक तौर पे सभी स्त्रियों की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन अंततः इस कविता में वो इस बात से राजी नहीं होती हैं कि हर औरत एक जैसी होती है। वो कहती हैं औरत औरत होने में जुदा जुदा फर्क नहीं क्या। अब यहां पर वह जाति के प्रश्न को लाती हैं कि दलित स्त्री स्त्री तो है, लेकिन वह ठीक उसी तरह स्त्री नहीं है जैसे कि एक ब्राह्मणी की स्त्री होती है। वो कहती हैं एक भंगी की तो दूसरी बामणी, एक भंगी की स्त्री है और दूसरी बामणी की है, क्या आप दोनों को बराबर कह सकते हैं? एक डोम तो दूसरी ठकुरानी। यहां जातिवाद के दंश को, जातिगत भेदभाव को वो बड़ी सख्ती के साथ रखती हैं। क्योंकि दोनों स्त्रियों को समाज अलग अलग दृष्टि से देखता है, अलग अलग दृष्टि से उसे सम्मानित या अपमानित करता है। ये जरूर है कि दोनों का जीवन संघर्षमय है, चाहे वो दलित हो या गैर दलित या सवर्ण। दोनों सुबह से शाम खटती हैं, बेशक एक दिन भर खेत में, दूसरी घर की चाहर दीवारी में। एक तरह से व्यंग है, व्यंजना है यहाँ पर कि काम तो दोनों करती हैं, लेकिन दोनों के काम में गहरा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है कि एक दिन रात खेत में खटती है और एक अपने घर का काम करती है। शाम को एक सोती है बिस्तर पर तो दूसरी कांटों पर। यहाँ पर इस कविता में यहाँ तक आते आते रजनी तिलक ने कहीं न कहीं जो सवर्ण स्त्रियां हैं, जो अपेक्षाकृत संपन्न परिवार और ऊंची जाति की स्त्रियां हैं, उनके जीवन को ज्यादा सुखद दिखाने की कोशिश जरूर की है कि वहां दुख तो है लेकिन इतना गहन दुख नहीं है जितना कि दलित स्त्रियों को झेलना पड़ता है। आगे वो कहती हैं कि देखिए, वो स्त्री भी काम करती है और ये स्त्री भी करती है, लेकिन दोनों के काम के क्षेत्र अलग अलग हैं। काम की कह सकते हैं कि करने का जो मेहनत है वो अलग अलग है। दोनों के आराम करने की सुविधाएं अलग अलग हैं। उसके साथ जब कहते हैं कि सड़क पर छेड़ा जाता है स्त्री को, तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रताड़ना में भी वो अंतर देखती है और कहती है कि एक छेड़ी जाती है कार में, सिनेमा हॉल में, सड़कों पर, और दूसरी खेतों, मोहल्लों और खदानों में। तो इन दोनों तरह के जो स्त्री का कह सकते हैं कि उसको प्रताड़ित किया जाता है, इसमें भी एक गहरा अंतर है। और आगे वो कहती हैं कि ठीक है, कहने वाले कहते हैं कि स्त्रियां जो है आज की संस्कृति में सर्वहारा हैं, लेकिन सर्वहारा होने के बावजूद भी एक को इसलिए सताया जाता है क्योंकि वो स्त्री है, उसके अधिकार छीने जाते हैं, लेकिन दूसरे को दोहरे कारण से सताया जाता है। एक तो वो स्त्री है, दूसरे वो दलित है। और इस दलित स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि उसको सम्मान नहीं मिलता है। तो रजनी तिलक ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक तड़पती है सम्मान के लिए, और जो गैर दलित स्त्रियां हैं, जो बड़ी जाति या ऊंची जाति की स्त्रियां हैं, उनको खाने पीने का दुख नहीं होता है, उनको
जीवन की और ज़रूरतें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन सम्मान जो होता है, दोहरी नागरिकता है, कह सकते हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन जरूर माना जाता है, लेकिन सम्मान उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो दलित स्त्रियां हैं वो तो अभी जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको ही प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रही हैं, सम्मान तो उसके बाद आता है। इसलिए कहती हैं दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से। अभी इन स्त्रियों के लिए तो अपना पेट भरना और अपने तन पे कपड़ा इकट्ठा कर लेना और सम्मान के पहले जो कि उस तक पहुंचने या उस चेतना के आने तक की स्थिति भी उनमें नहीं है। आगे कवित्री कहती हैं कि ठीक है, दोनों प्रसव पीड़ा झेलती हैं, जैसा कि कहा गया है कविता में पहले ही। तो पहले तो कविता में वो स्पष्ट करते हैं कि ये चीजें हैं, बाद में उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसको तोड़ती हैं कि नहीं, दोनों की प्रसव पीड़ा एक है, दोनों को प्रसव पीड़ा झेलना पड़ता है, दोनों को बच्चे जनने पड़ते हैं, लेकिन एक जन्मती है नाले के किनारे, दूसरी अस्पताल में। तो एक के पास और जीवन की वो मूलभूत सुविधाएं हैं, दूसरी के पास नाले के किनारे बच्चा जनने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आगे वो कहती है कि एक के लिए शिक्षा दुर्लभ है और दूसरी जो है वो स्त्री होने के बावजूद भी इतनी सुविधा आज पा चुकी है कि वह पायलट बनती है, दूसरी शिक्षा से भी वंचित है। आगे वो कहती है कि एक सत्ताहीन है, जो सवर्ण स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, वो संघर्ष कर रही हैं कि राजनीति में या कामकाज के क्षेत्र में उनको सत्ता मिल सके, पावर मिल सके, वो उसके लिए संघर्ष कर रही हैं, बराबरी का दर्जा मिल सके। तो दूसरी ओर दलित और आदिवासी स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, यानी वो जीवन जीने तक की जो एक कह सकते हैं कि लिए जद्दोजहद कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। आगे रजनी तिलक कहती हैं कविता के समापन के हिस्से में कि औरत नहीं मात्र एक जज्बात, हर समाज का हिस्सा, बटी वह भी जातियों में, धर्म की अनुयायी है। मैं ये नहीं मानती कि जो लोग कहते हैं कि औरत जो है वो एक है सारी, उनमें कोई विभाजन नहीं है, वो समाज एक एंटिटी के रूप में देखते हैं उनको, पूरी औरत जाति को। कहते नहीं, औरतों के भीतर भी विभाजन है, औरतों के भीतर भी जातियां हैं और उनके धार्मिक विश्वास अलग अलग हैं। क्योंकि जिस तरह सवर्ण पुरुष औरतों का शोषण करते हैं, दलित औरतों का, उसी प्रकार सवर्ण स्त्रियां भी दलितों का शोषण करती हैं। और आप बहुत सारी कहानियों में देख सकते हैं, बहुत सारे आप समाज के ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ स्त्रियों ने भी दलितों का अपमान किया है और वो लगभग एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं उस सारी धार्मिक व्यवस्था के साथ जो जाति के अछूत और कह सकते हैं कि दमन का एक पूरा जो चक्र चलाया जाता है, वो सारे चक्र में स्त्रियों की भी भागीदारी रहती है। तो रजनी तिलक ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नहीं, मैं ये नहीं मानती कि सारी औरत जो है एक जैसी हैं। दलित औरत बिल्कुल उन औरतों से अलग है जो औरतें अपेक्षाकृत सुविधा संपन्न हैं, अपेक्षाकृत जीवन की जरूरतें उनके पास उपलब्ध हैं। उनका संघर्ष एक दूसरे स्तर का संघर्ष है, लेकिन दलित स्त्री का संघर्ष बहुत ही कठिन है, बहुत ही हृदय विदारक है और वह मनुष्य होने के लिए संघर्ष कर रही है। पुरुषों के बराबरी का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, वह जीवन जीने का संघर्ष कर रही है। यही कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।